हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं बेटे। सारे बच्चों को पता है कि एग्जाम से पहले एक आरटीपी आती है, दो एमटीपी आते हैं। रिविजनरी टेस्ट पेपर सितंबर 24 एग्जाम के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको दे चुका हूं। दो मॉक टेस्ट पेपर रह गए। अभी इंस्टीट्यूट ने एमटीपी 1 रिलीज किया है, मॉक टेस्ट पेपर 1। अभी एमटीपी 2 आया नहीं है। जब एमटीपी 2 आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। अभी तो एमटीपी 1 है मेरे पास। आपको सबको पता है कि जो आरटीपी है वो रिवीजन पर्पज से बनती है, सारा सिलेबस कवर करती है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और जो एमटीपी है ये एग्जाम के पैटर्न पे पूछी जाती है, ताकि बच्चे को आइडिया लग जाए कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा। और आपको वैसे मैंने क्लास में कई बार बोला है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं वो एक बड़ा सा केस स्टडी दे देंगे, उसके मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, वो चूज करने हैं आपने। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना केस स्टडी, साइकोलॉजिकली बड़ा इंपैक्ट आता है। केस स्टडी ये तुमने पढ़ा ही नहीं। अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, इसको केस स्टडी केस सिनेरियो बोलते ही वजन बढ़ जाता है। बस कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आप मेन क्लास में पढ़ते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पिक करके डाल देते हैं और उसके मल्टीपल चॉइस होते हैं। हम अभी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे के दिमाग में एक बात कि चलो सर आप एमटीपी 1 करा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, एमटीपी 2 भी करा दोगे, आप हर बार ही कराते हो। सर इसमें कितनी जान है, कुछ नया है इसमें, कुछ ऐसा जो हमने ना पढ़ा हो। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एमसीक्यू तो मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस करूंगा। मैं अगर नहीं कराता तो भी आप कर लोगे, लेकिन चलो एक ड्यूटी है टीचर की कराना। एमसीक्यू में आपको अभी डिस्कस कर देता हूं 30 मार्क्स के। जो 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एक भी क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आया जो हमने ना पढ़ा हो। तो उसमें क्या है, रिपीट क्वेश्चन है सारे। तो क्लास बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो रेफर करना है बस, कि क्लास में ये क्लास बुक का ये क्वेश्चन, क्लास बुक का ये क्वेश्चन, क्लास बुक का ये क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कोई नया क्वेश्चन होता तो मैं बता देता आपको। तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़ा था। तो जो क्वेश्चन आपने क्लास में पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ दोबारा करा के आपका टाइम थोड़ा ना वेस्ट करूंगा। मेन अभी जो हमारा जो इस टाइम पे बच्चे के लिए सबसे जो प्रीशियस चीज है वो है टाइम, और वो हम खराब नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू में डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्टिव जो है वो रिपीट क्वेश्चन है बेटा, उसमें कुछ नया नहीं है। सर एमसीक्यू में कुछ है दम, अभी शुरू कर लेते हैं। कुछ है ही नहीं। एक बायबैक का क्वेश्चन है, एक कैश फ्लो का क्वेश्चन है, वो कंडीशन टेस्ट करने वाला। पिछले एमटीपी में भी ऐसे ही किया था, एक बायबैक का क्वेश्चन था और वो कंडीशन टेस्ट करवा रहा था। सिमिलर है सब कुछ इसमें। तो जिन बच्चों ने एमटीपी दिया होगा उनको पता है इस बात का, पर मैं शुरू करता हूं बेटे। ये देखो, ये पार्ट 1 है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू 30 मार्क्स। ये जो केस सिनेरियो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत भारी भरकम वर्ड है, इसको छोड़ो। ये सोचो क्वेश्चन है यार, मल्टीपल ऑप्शन है, चूज करने हैं बस, हावी नहीं होने देना किसी चीज को। पार्ट 1 इज कंपल्सरी, वो तो पता ही है, कंपल्सरी है तभी तो पेपर देने आए हैं। सीए में ऑप्शन होती कहाँ है, ऑप्शन देते भी हैं तो एक आधी ऑप्शन देते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। हम तो ये मान के चलते हैं कि सारा पेपर ही कंपल्सरी है। लो जी, केस सिनेरियो 1 क्या कहता है। सुपर लिमिटेड, a manufacturing company has the following summarized balance sheet as of 31st मार्च। मैं लिख लेता हूं, बैलेंस शीट डेट मेरे पास है 31st ऑफ मार्च 24। कंपनी का नाम है सुपर लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिल्कुल ठीक बात है। प्लीज मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की है। 17 लाख रुपए की, 17 लैक्स। और फेस वैल्यू क्या बता रहा है, 10। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1,70,000। बहुत बढ़िया बात है जी। तो 1,70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 17 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है। रेवेन्यू रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता, लेकिन सेक्शन 68 में स्पेशल पावर है सिक्योरिटी प्रीमियम के पास कि बायबैक के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व मानते हैं। अदरवाइज कहीं और किसी दूसरे पर्पज के लिए फ्री रिजर्व नहीं होता, बायबैक के लिए इसको फ्री मानते हैं। क्लास में बताया था मैंने आपको।
प्रॉफिट एंड लॉस ये भी फ्री रिजर्व, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो सकता है, ये फ्री नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, मैंने काट दिया। फिर मेरे पास दो तरह के लोन है, डिबेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। इक्विटी की पोजीशन पता है मुझे, लोन की पोजीशन भी पता है। मैं इसके बाद दो चीजें और दे रखी हैं, एक है पीपी और एक है करंट एसेट्स। क्यों बता रखा है पता नहीं, क्वेश्चन तो बायबैक है, बायबैक के क्वेश्चन में ना तो फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है ना करंट एसेट्स की, हमने क्या लेना इससे। आगे चलते हैं। सुपर लिमिटेड प्लान्स टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up 1st April 30 रुपीज पर शेयर। 35,000 शेयर्स का बायबैक करना चाहते हैं और ऑफर्ड प्राइस है 30 रुपीज का। कर लिया नोट हमने, या तो न्यू इश्यू करेंगे या फिर सीआरआर बनाएंगे, जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तब देखते हैं। पर ये तो एमसीक्यू है, पता नहीं क्या पूछेगा। तो आपके पास इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की इंफॉर्मेशन है, आपके पास लोन्स की इंफॉर्मेशन है, आपके पास बायबैक की इंफॉर्मेशन है, आपके पास ऑफर्ड प्राइस की इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन कहता है द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स एंड नेसेसरी रेजोल्यूशंस हैव बीन पास्ड। फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है। द पेमेंट फॉर द बायबैक विल बी मेड यूजिंग कंपनीज बैंक बैलेंस। तो बायबैक करना है तो कैश तो देना ही पड़ेगा, कहने वाली क्या बात है इसमें। विच इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। कहानी मत सुनाओ, सीधा एमसीक्यू पे आओ, क्या कहता है क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 68 द बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड। बायबैक कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपको पता ही है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये कोई कहने की बात है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता। डेट इक्विटी रेशियो आपकी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी सारी कंडीशंस बता रखी हैं आपको, न्यू इश्यू करो या फिर सीआरआर बनाओ, 25% की लिमिट टेस्ट करो, डेट इक्विटी टेस्ट करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अगर आपका बायबैक 10% तक है, अप टू 10% है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम चल जाता है। 30 दिन में ये रिटर्न फाइल करो, 7 दिन में इसको डिस्ट्रॉय करो, पता नहीं क्या कुछ पढ़ा था हमने। 1 साल में एक ही ऑफर जा सकती है, 6 महीने तक कोई सेम शेयर इश्यू नहीं हो सकते। ढेर था हमारे पास, 17-18 कंडीशंस पढ़ी थी हमने। और ये क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है 1 साल में, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। देखते हैं, 20% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, नो 20% तो नहीं है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यस, ये रिसर्च कंडीशन मिल गई हमें। आंसर है 2, ये इसका करेक्ट आंसर है 2। 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, नो, 25% कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का होता है। 20% ऑफ, नो 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 नो, ऑप्शन बी। तो मैं ना आपके इस एमटीबी में साइड में लिख लेता हूं ऑप्शन 2, करेक्ट आंसर यहां लिख लेता हूं, बाद में मैच कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, हम आगे बी क्वेश्चन में, ये हमारा बी पार्ट है। क्या कहता है जी, हाउ मेनी शेयर्स कैन सुपर लिमिटेड बाय बैक अकॉर्डिंग टू द शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट, 3 बताए थे आपको मैंने। हम खड़े हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो ये क्या था, जितने कंपनी के पास शेयर्स हैं उसका 25% आप बायबैक कर सकते हो। अगर कंपनी के पास 17 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास है 1,75,000, इसका 25% शेयर्स में,
3 कंडीशन बताता हूं मैं आपको, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। फिर इन तीनों में विच एवर इज लोअर जो आता है, विच एवर इज लोअर, वो बायबैक के लिए अलाउड हो जाता है। 3 कंडीशन में 3 तरह के शेयर्स आते हैं, 3 कंडीशन में 3 तरह के शेयर आते हैं विच एवर इज लोअर। पहले में शेयर्स का 25% करके देखते हैं, दूसरे में कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% करके देखते हैं, और तीसरे में डेट इक्विटी टेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 42,500 बनता है, ये रहा 42,500, ऑप्शन 2। इसके बाद है बेटे सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में क्या कहते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स टेस्ट। 3 टेस्ट हम करते ही हैं, ये दूसरा टेस्ट है। पहले आपसे पूछ लिया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, अब आपसे पूछ रहा है रिसोर्स टेस्ट, फिर आपसे पूछेगा डेट इक्विटी टेस्ट, और मैक्सिमम 3 ही टेस्ट करते हैं हम। अब आपको इस टेस्ट में क्या करना है, ये देखो 17 लाख रुपए लो, अब इसमें फ्री रिजर्व जोड़ो, ये सारे फ्री रिजर्व हैं आपके 23, 26, 28, ये बन गया कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका करो 25%, इससे ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता। ऑफर्ड प्राइस क्या आपका 30 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उसका करेंगे 25%, तो बायबैक वाली अमाउंट आ जाएगी मैक्सिमम। ऑफर्ड प्राइस आपका 30 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, ये लो। ये सब किए हुए क्वेश्चन है बेटे, कुछ नया थोड़ा ना बता रहा हूं। क्लास में तो हमने इतने डेंजर क्वेश्चन किए हुए हैं। 37,500 आ गया, देखो ऑप्शन में है क्या, ये रहा जी 37,500। इसका ऑप्शन है 2, इसका ऑप्शन है 3, मैं लिख लेता हूं 2 फिर 3, बाद में टैली कर लेंगे। आगे चलते हैं। डी में कहता है जी बताओ डेट इक्विटी टेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर क्या होने चाहिए। तो डेट इक्विटी के हिसाब से देख लेते हैं, आओ फॉर्मूला सब पता है आपको। पहले मुझे ये बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है, लोन का टोटल आ रहा है 46,50,000। पहले हम डेट अपॉन इक्विटी करते हैं इज इक्वल टू 2, पता तो करो कि इक्विटी रखनी कितनी है। तो 46,50,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2, तो इक्विटी आ जाएगी 23,25,000। इतनी इक्विटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, इसको यूज नहीं कर सकते हम। अब बनाएंगे इक्वेशन, ये रहा जी 17 लाख और ये रहा जी 28 लाख। तो इक्वेशन याद है ना सबको, 17 लाख प्लस 28 लाख, बताओ ये क्या चीज बन गई, ये बन गई प्रेजेंट इक्विटी, माइनस जो इक्विटी आपको चाहिए माइनस 10x, याद है ना 10x। x क्या है, x है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज पर डेट इक्विटी टेस्ट, और 10x क्या है, CRR। अगर मैं x को 10 से गुना कर देता हूं तो फेस वैल्यू पे CRR बना लिया हमने, डिवाइडेड बाय 30। कॉपी खोलो देखो जरा क्या करवाया हो आपको, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 30x, तो 45,23,25,000 माइनस 10x, इसको इधर ले आएंगे तो ये 40x हो जाएगा। ये 21,75,000 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2175 डिवाइडेड बाय 40, 54375। डेट इक्विटी के हिसाब से ये बनता है। इक्वेशन बनानी होती है इसमें, और मैंने आपको क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चन करा रखे हैं, कितना मत्था मारा था मैंने क्लास में बेटे। मैं तो जल्दबाजी वैसे नहीं करता, बदनाम हूं इस चीज के लिए कि जिंदल सर स्लो पढ़ाते हैं। पूरी इंडस्ट्री इस बात पे मेरे को बदनाम करती है, टीचर्स मेरे को बदनाम करते हैं कि जिंदल सर स्लो पढ़ाते हैं। तो भैया अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में स्पीड का ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूँ मेरी स्पीड बढ़ा लो। लेकिन अगर मैंने कथक करना शुरू कर दिया क्लास के अंदर, जैसे आजकल चल रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा आप बता दो।
लोग स्क्रीन लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं टक 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 टक। अरे भैया, ये समाचार नहीं पढ़ने, बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है, उसके दिमाग में चीजें डालनी है, टीचिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? कहाँ तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सर आराम से पढ़ाते हैं, कहाँ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार स्लो पढ़ाता है। स्पीड बढ़ा लो यार, स्पीड बढ़ाते हैं बच्चे 1.5x पे देखते हैं। वो कहने की बात है, स्टूडेंट्स हमारे पास जितने बच्चे पढ़ के जाते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं। ये तो मैं आपको यूट्यूबर्स की बात कह रहा हूँ। आओ चेक करते हैं क्या जो ऑप्शन है हमारे पास। ये रहा जो ऑप्शन 4, 54375, ऑप्शन 4, और इसको हम लिख लेते हैं 4। तो ये 4 क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया जिसने, आपसे 3 तो टेस्ट मांग लिए। तो आप एक तरह से बायबैक का क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हो। एक शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक रिसोर्स टेस्ट, एक डेट, काहे का केस स्टडी। मैं तो बायबैक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बस, उसके ऑप्शंस बना के दे दिए बस इसने। देखे जरा आंसर में 2 2 3 4, 2 2 3 4। फर्स्ट एमसीक्यू हो गया आपका बायबैक का। सेकंड एमसीक्यू में आते हैं, क्या कहता है जी क्वेश्चन में। 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये बताओ। Venus Limited received a parcel of land at no cost from the government for the purpose of developing a factory in an outlying area। मैंने आपको AS12 पढ़ाया था गवर्नमेंट ग्रांट का, ये ग्रांट का क्वेश्चन आ गया। कितने तरह की ग्रांट पढ़ी थी हमने? 4। पहली थी ग्रांट फॉर एसेट्स, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल के फिर 2 मेथड थे, एसेट रिडक्शन मेथड और अमोर्टाइजेशन मेथड। और नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल रिजर्व में जाता है। फिर दूसरी ग्रांट पड़ी थी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रिजर्व में जाती है। फिर हमने पढ़ी थी ग्रांट फॉर एक्सपेंस, P&L में क्रेडिट, P&L में डेबिट। और चौथा था नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नो अकाउंटिंग नो एंट्री, क्योंकि प्राइस में एडजस्टेड होती है। उसके नीचे एक बॉक्स बना के आपको बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स। तो अगर आपको कोई भी एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हैं। नॉमिनल वैल्यू 1 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, 101 रुपए। जो अब एसेट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जितने पैसे आपके लगेंगे वो नॉमिनली लगेंगे, क्योंकि एसेट तो फ्री में आई है आपके पास। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि पंडित जी को बुलाएंगे, मुहूर्त कराएंगे, उनको कुछ ना कुछ देंगे, वही आपकी कॉस्ट बन जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिखाएंगे भी लेकिन नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे। कहानी सुनाई थी ना आपको, ये वही क्वेश्चन आ गया। एक लैंड मिली है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस लैंड को मैं नॉमिनल वैल्यू पे शो करूंगा। नॉमिनल वैल्यू क्या है? जो मेरे पैसे लगेंगे, सरकार की तरफ से तो फ्री। आगे देखते हैं। द लैंड इज वैल्यूड एट 75 लाख। मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, तो मैं 75 लाख क्यों देखूं? वाइल द नॉमिनल वैल्यू इज 10 lakhs, तो मैं नॉमिनल वैल्यू पे शो करूंगा 10 लाख पे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है जितने पैसे मेरे खर्च हुए हैं। तो लैंड 75 लाख की होगी, उसको ठीक ठाक करने में कुछ 10 लाख लग गए होंगे। नॉमिनल वैल्यू पे दिखानी है फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट, तो 10 लाख रुपए मेरा आंसर है इसके अंदर। मैं लिख लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉमिनल वैल्यू 10 लाख बताई जा रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस एमसीक्यू में एक पंगा है, सारा सिलेबस इकट्ठा याद होना चाहिए आपको कि किस एएस में क्या पढ़ा था, किस चैप्टर में क्या पढ़ा था। वहां बच्चा मार खा जाता है कई बार, वो रिकॉल नहीं कर पाता। एडिशनली द कंपनी received a government grant of 30 lakhs which represents 25% of total investment needed for the factory of development। लो जी, 30 लाख रुपए की ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की आ गई। कोई बिजनेस सेटअप करना था, उसमें जितना पैसा लगना है उसका 25% सरकार ने हमें दे दिया। तो अगर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा मिलता है वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो एक तो ग्रांट हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, एक हो गई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। मुझे आगे पढ़ने दो, ये सारा चैप्टर पूरा कवर करेगा, ये देखना आप। फर्दर मोर द कंपनी रिसीव्ड 15 लाख रुपीज
विद द स्टिपुलेशन दैट इट बी यूज्ड टू परचेज द मशीनरी। लो कर लो बात। 15 लाख की ग्रांट आपको मशीन के लिए मिली है, मशीन इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो 15 लाख की ग्रांट डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आ गई है। इसके दो मेथड हैं, या तो कॉस्ट में से माइनस कर देंगे या डेफर्ड ग्रांट में डाल के अमोर्टाइज कर लेंगे। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ दिस ग्रांट्स। इनको लगता है रिफंड वगैरह नहीं होगा, कोई रीपेमेंट नहीं होगी। ठीक है, पहले आंसर में आओ, पढ़ो जरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द लैंड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एट। जो सरकार से लैंड आई है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको किस वैल्यू पे शो करेंगे? नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू ढूंढो, 10 लाख रुपए। ये लो जी, ना 45 ना 30 ना 75, 10 लाख रुपए। मैं लिख लेता हूं, इसका आंसर है 3। AS 12 अगर आपको याद है आप सॉल्व कर लोगे, AS 12 आपको याद नहीं है MCQ नहीं होंगे फिर आपसे। सारा सिलेबस इकट्ठा अप्लाई करवा लेते हैं हमसे। मैं क्वेश्चन बी पे आ गया, क्या कहता है जी क्वेश्चन बी। As per AS 12, how the government grant of 30 lakhs should be presented। 30 लाख रुपए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के थे तो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, ढूंढो। ये राजी कैपिटल रिजर्व, सीधा आंसर। हमें पता है नॉलेज के हिसाब से। क्या ये P&L में जाएगी? नो। क्या ये डेफर्ड में जाएगी? नो। इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज? नो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जाते कैपिटल रिजर्व में, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जाती ही कैपिटल रिजर्व में। इसका आंसर है 2। मैं लिख लेता हूं 2। ठीक है, आगे चलते हैं। C और D दो क्वेश्चन रह गए इसमें। As per AS 12, how the government grant of 15 lakhs with a condition to purchase a machinery may be presented। मशीन के लिए ग्रांट है, मशीन डेप्रिशिएबल एसेट है, या तो कॉस्ट में से लेस होगी या फिर डेफर्ड ग्रांट में जाएगी। देखते हैं, क्या ये कैपिटल रिजर्व में जाएगी? नो। शेयर होल्डर फंड में जाएगी? नो। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? नो। डेफर्ड इनकम में डाल सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन है। यहां पे एक ऑप्शन और भी हो सकता था, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो उसको एसेट रिडक्शन में वो टिक मार देते। अब दो मेथड इकट्ठे तो बता नहीं सकता क्योंकि एक आंसर चूज करना है, तो कोई ना कोई एक आंसर या एक मेथड ही बताएगा इसके अंदर, तो डेफर्ड वाला बता दिया। और आपको पता है कि इसको अमोर्टाइज कैसे करते हैं? एसेट की लाइफ के अकॉर्डिंग। अगर एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है तो इसको 10 ईयर्स में अमोर्टाइज करेंगे P&L में। अगर एसेट पे आप 15% डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इस पे भी 15% लगा देंगे। पूरी कहानी आपको आती है बेटे, क्या नहीं पढ़ाया आपको बताओ मुझे। लो जी, ये तीसरा है हमारा। डी में आते हैं, क्या कहता है डी में। विच ऑफ द अबव ग्रांट्स आर रिक्वायर्ड टू बी recognized in the statement of profit and loss on systematic and rational basis over the useful life of the asset। अभी अभी बताया मैंने, इसको अभी अमोर्टाइज करने का तरीका बता ही रहा था। तो जो डेफर्ड ग्रांट है ये P&L में अमोर्टाइज होगी। जो लैंड फ्री में मिली है क्या वो P&L में जाएगी? क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन P&L में जाएगा? तो कौन सी ग्रांट P&L में जाएगी? डेप्रिशिएबल एसेट की जो डेफर्ड में गई है उसको अमोर्टाइज करेंगे धीरे धीरे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ढूंढो है इसमें क्या? ये रही 30 लाख ही है ना ये? नहीं, 30 लाख तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, लैंड भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये रही सर, गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 lakhs विद अ कंडीशन टू परचेज मशीनरी, इसको अमोर्टाइज करेंगे हम क्योंकि ये डेफर्ड ग्रांट में पड़ी है ना। बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटे, जिस लेवल की पढ़ाई आपने की है और जिस लेवल के MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं बेटे, ये देखो ना, ये रहा 3। आंसर मिलाते हैं इसके, 3 2 3 3 3 2 3 3। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, फटाफट से निपटाओ यार इसको बेटे प्लीज।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 एमसीक्यू में, 2-2 नंबर के, 8 नंबर के हैं, देखते जरा हो। एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बढ़िया जी। इट परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज इन अप्रैल 23। मैं लिख लेता हूं, मशीन खरीदी है इन्होंने और वो भी 10 लाख की, बहुत बढ़िया। इट पेड 4 लाख रुपीज अप फ्रंट, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे आए, तो बाकी कितने बच गए, 6 लाख रुपए। एंड पेड द रिमेनिंग 6 लाख रुपीज एज डेफर्ड पेमेंट बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,05,000 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 4 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट में दे आए और 6 लाख रुपए की इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली। 1,05,000 की इंस्टॉलमेंट है इंटू 6, ये बन गया 630, 6.3, तो देने हैं 6 लाख, दे रहे हैं 630। तो आपको मैंने क्लास में AS10 में भी बताया था हायर परचेज वाली कहानी, याद है आपको? AS10 में एसेट को खरीदने के 6 तरीके बताए थे, बाय कैश, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, हायर परचेज, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज बाय शेयर, और फिर आ गए थे एक्सेप्शनल केसेस जिसमें कंसोलिडेटेड प्राइस, सेफ्टी इक्विपमेंट, मोल्डिंग एंड डाइज, वो सारी चीजें बताई थी आपको। तो उसमें एक हायर परचेज का केस था जिसमें किस्तें विस्तें बनती हैं, उसमें आपको मैंने क्या बताया था, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे और ब्याज को P&L में भेजेंगे। तो ये जो 630 है, इसमें 6 लाख रुपए का तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो बाकी का 30,000 है ये इंटरेस्ट है, इसको P&L में लेके जाएंगे, ये कॉस्ट में जाएगा। तो मशीनरी की कॉस्ट तो 10 लाख ही रहेगी, जो 30,000 आप एक्स्ट्रा में दे रहे हो वो ब्याज है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, चल P&L। सर AS16 कहता है ब्याज को कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्वालिफाइंग में कर सकते हैं, ये तो रेडी फॉर यूज है। अगर क्वालिफाइंग होती तो कैपिटलाइज कर लेते, ये क्वालिफाइंग थोड़ा ना, कहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग है, MEAS16 घुसा रहे हो बीच में चलो आगे क्वेश्चन कहते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड अ लैंड which was classified as its PPE for rupees 25 lakh and paid 1 lakh rupees as income tax as long term capital gain on such sale। कोई बात नहीं सर, सेल ऑफ PPE कितने की बेची इन्होंने, 25 लाख की, और इस पे कैपिटल गेन टैक्स कितना दे दिया, 1 लाख रुपए का। मैं समझता हूं इस बात को, आगे चलते हैं, पता नहीं क्या MCQ बनाएगा। ड्यूरिंग द ईयर the company also received income tax refund along with interest। लो जी, टैक्स रिफंड भी आ गया। अगर हमने क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स पे किया है तो रिफंड भी तो कैपिटल गेन टैक्स का ही आएगा, यानी 1 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन टैक्स दिया वो वापस आ गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स पे की करने की बात कर रही है कैपिटल गेन की, तो रिफंड भी तो इसी का ही आएगा ना। अब पता नहीं MCQ क्या बनाएगा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, एक मशीन की कहानी सुना दी, सेल की कहानी सुना दी, टैक्स की कहानी सुना दी, पता नहीं क्या पूछेगा। मैं आ गया इसके पहले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या मांगता है मुझसे। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS3, हा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूछ क्या पूछता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सबका जवाब मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। बताओ मशीन की परचेज कैसे शो करोगे, आ जाओ कैश फ्लो पे, उसमें भी हायर परचेज कराया हुआ है, कैश फ्लो में भी कराया हुआ है, हायर परचेज के 2 टुकड़े कर दो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फॉर दी परचेज ऑफ एसेट है, इन्वेस्टिंग में ले जाओ, और जो ब्याज है उसे फाइनेंसिंग में ले जाओ, कराया हुआ है। कॉपी खोलो, क्लास के आखिरी के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें हायर परचेज कराया हुआ है। आ गया ना पॉइंट काम। क्लास में क्या कहते हो, जिंदल सर हमें फालतू की बातें करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी चीज बेटे कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। देखो अब इसमें आंसर ढूंढो। 10 लाख रुपए तो जी इन्वेस्टिंग में जाएंगे, ये तो सही कह रहा है क्योंकि मशीन खरीदी है, और जो 30,000 रुपए हैं जी ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर देंगे,
अरे 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 ना, 10 लाख तो इन्वेस्टिंग में जाएंगे, लेकिन बाकी के 30,000 फाइनेंसिंग में जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेड हमेशा फाइनेंसिंग में आता है। आगे चलते हैं। 10.3 lakhs as cash flow from investing as entire amount is spent on purchase। अरे भाई साहब क्या कह रहे हो, सारा अमाउंट इन्वेस्टिंग में थोड़ा ना जाएगा। 10.3 lakhs as cash flow from financing as the machinery has been purchased on कैसी बात कर रहे हो, सिर्फ 30,000 रुपये फाइनेंसिंग है, बाकी के 10 लाख तो एसेट के हैं आपके। आपको लोन थोड़ा ना चुका रहे हो, एसेट की कीमत चुका रहे हो। एक ऑप्शन रह गया 3। 10 लाख रुपए इन्वेस्टिंग में शो करेंगे और बाकी के 30,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। आंसर है 3। कैश फ्लो की नॉलेज बेकार नहीं ना गई बेटा, काम आ गया ना पॉइंट। आगे चलते हैं, देखो बी पॉइंट में क्या बनाता है क्वेश्चन, ढूंढते हैं आओ। एट व्हाट अमाउंट द मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बैलेंस शीट। कहता है बताओ बैलेंस शीट में मशीन कितने की आएगी, 10 लाख की, और जो बाकी का 30,000 का ब्याज है वो P&L में राइट ऑफ हो जाएगा। ब्याज हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर AS 16 आपको क्वालिफाइंग में परमिशन देता है, क्वालिफाइंग ये है नहीं, तो मशीन तो 10 लाख की है, 4 लाख ये रहा जी आंसर 4। 30,000 P&L में जाएगा। और ये बात AS2 में भी बताई थी इन्वेंट्रीज में, कि जो इंटरेस्ट है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर AS 16 कह दे कि इन्वेंट्री क्वालिफाइंग है तो कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं तो ब्याज कहीं कॉस्ट में नहीं आता। सी मैं लिख तो लूं यहाँ पे 4th, इसका आंसर है 4। ठीक है जी। हाउ शुड द इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लो, अगर बिजनेस का इनकम टैक्स है तो ऑपरेटिंग में लेस होता है, और अगर कैपिटल गेन टैक्स है, अपनी क्लास की कॉपी खोलो, कैश फ्लो खोलो, कैश फ्लो में एग्जांपल पढ़ो, इन्वेस्टिंग में क्या लिखवाया हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टिंग में आता है। क्यों, मैंने आपको रटवाया नहीं था, बैलेंस शीट के हेड्स बताए थे। आपके फिक्स्ड एसेट्स और आपके इन्वेस्टमेंट, इनसे कोई भी चीज डील करेगी इन्वेस्टिंग में जाएगी, कैपिटल और लोन से जो चीज डील करेगी फाइनेंसिंग में जाएगी, बाकी ऑपरेटिंग में जाएगी। सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंटल रिसीव्ड, कैपिटल गेन टैक्स पेड, सारे एग्जांपल लिखवाए हैं, आप चेक तो करो। तो इन्वेस्टिंग में आएगा सर, कैपिटल गेन टैक्स पे किया आपने, सेल ऑफ लैंड पे किया, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लो आगे क्वेश्चन क्या आता है डी में। हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द कैश फ्लो। अगर इनकम टैक्स जो हमने पे किया वो कैपिटल गेन है और इन्वेस्टिंग में आ रहा है, तो उसका रिफंड, उसका ब्याज सब इन्वेस्टिंग में आएगा। ये कोई कहने की बात ही नहीं है, जो टैक्स की नेचर है वही बाकी नेचर है। ये कोई लोन का ब्याज थोड़ा ना है कि फाइनेंसिंग में चला जाएगा। इनकम टैक्स आपको रिफंड मिला, सरकार ने ब्याज लगा के आपको रिफंड किया है, तो टैक्स आपका इन्वेस्टिंग में है, उसका रिफंड भी इन्वेस्टिंग में, उसका ब्याज भी इन्वेस्टिंग में। नेचर से डील करते हैं हम, हमने रट्टा थोड़ा ना मारा था कोई। सेकंड 3422 अभी चेक कर लेते हैं। 3422 3422 ये भी हो गया। 3 MCQ रह गए। आओ जी क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, देखते हैं जरा क्या कहता है क्वेश्चन बेटे। चलिए, ज्ञान लिमिटेड borrowed 10 crore rupees for construction of a plant at the rate of 10% per annum। बेटे सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10 करोड़ का लोन लोगे, 10% पे लोगे, साल का 1 करोड़ आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। मुझसे पूछो बोरिंग कॉस्ट कितनी है, मैं बोलूंगा 1 करोड़। द कंस्ट्रक्शन वाज बीइंग carried on
एंड आउट ऑफ द बोरिंग्स। लो कर लो बात, AS 16 का क्वेश्चन आ गया। ये जो पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया है किसी एसेट में यूज कर रहे हैं। 4 करोड़ was temporarily placed in a fixed deposit at the rate of 6%। आ गया क्वेश्चन, क्लिक किया, टेम्परेरी इनकम वाला। कॉपी खोलो, टेम्परेरी इनकम पे क्या लिखवाया था कि अगर आपने मार्केट से लोन उठा लिया, अभी वो यूज नहीं हो रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है, उस पर ब्याज जा रहा है, उसको टेम्परेरी बेसिस पे कहीं इन्वेस्ट कर दो, वहां से कुछ इनकम आएगी। उस इनकम को हम बोरिंग कॉस्ट में सेट ऑफ करके नेट बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेंगे। अगर मैं 10 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ ब्याज खर्च कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो 4 करोड़ पे 6% के हिसाब से 24 लाख की इनकम आ जाएगी। हाँ 4 करोड़ ही है ना, हाँ 24 लाख की इनकम आ जाएगी। 1 करोड़ रुपए का ब्याज है, 24 लाख की इनकम है, तो नेट बताओ 76 लाख। इसको मैं कैपिटलाइज कर लूंगा। तो हम बोरिंग कॉस्ट में से टेम्परेरी इनकम माइनस करके पहले नेट बोरिंग कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। क्या आपको ये पता नहीं है? क्या आपने ये पढ़ा नहीं है? क्या आपकी कॉपी में लिखा हुआ नहीं है? क्या मैंने समझाया नहीं है? बस ऑप्शन ढूंढ लो। कहते बताओ जी कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? 76 लाख। ढूंढो, कहीं है ये रहा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? सी तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, ये तो छोटी सी बात है। बच्चे पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कि जिंदल सर MCQ में प्रॉब्लम आ जाती है। MCQ बेटे टफ नहीं है। MCQ में एक ही प्रॉब्लम है कि सारा सिलेबस, सारे AS एकदम पे बैठ के सोचना कि किस AS में क्या पढ़ा था, रिकॉल करने में दिक्कत आ सकती है। जिस बच्चे की मेमोरी थोड़ी सी ठीक ठाक है वो तो रिकॉल कर लेता है। जिस बच्चे की मेमोरी, मैं किसी स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा बेटे, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। आप तो मेरे बच्चों की तरह हो, मैं बच्चों के कंपैरिजन के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पाता या रिकॉल नहीं कर पाता वो फंस जाता है। इतनी सी बात है बस। क्या पढ़ा था अगर वो याद आ जाए, टिक। क्या पढ़ा था नहीं रिकॉल कर रहा, फिर फंस जाओगे। MCQ में यही प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड 1 लाख रुपीज। ये आ गया अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख रुपए की है, ठीक है। बट द फेयर वैल्यू वाज 80,000 रुपीज। इसकी मार्केट वैल्यू है 80,000 रुपए। तो कोई बात नहीं, विच एवर इज लोअर 80,000, तो 20,000 रुपए हम राइट ऑफ कर देंगे P&L में, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड एट 80,000। पता भैया, नॉलेज है हमें। 20,000 P&L में राइट ऑफ भी हो गए। नाउ द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 120। अब वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, तो ये जो 20,000 आपने राइट ऑफ कर रखे हैं इसको रिवर्स कर लो। क्यों? कॉस्ट आपकी 1 लाख है, तो अगर आप 120 और 1 लाख, अब इसका कंपैरिजन करोगे तो विच एवर इज लोअर 1 लाख आएगा। तो 1 लाख रुपए तो मेरे पास दिख ही नहीं रहे, 80,000 है, तो 80,000 को मैं 1 लाख तक वापस बढ़ा सकता हूं। अगर 1 लाख को 80 किया जा सकता है तो 80 को वापस 1 लाख भी किया जा सकता है। तो रिवर्सल की बात हो रही है, तो 20,000 रुपीज को रिवर्स कर देंगे। P&L में डेबिट हुआ था, P&L में क्रेडिट हो जाएगा। तो जब वैल्यू कम हुई, अरे हाँ, AS 28 में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस सर ने बताया था कि जो लॉस हम कम करते हैं वो रिवर्स भी हो जाता है। तो 20,000 P&L में डाले तो रिवर्स भी कर दिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन 20,000 से ज्यादा रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जितना राइट ऑफ कर सकते हैं उतना रिवर्स कर सकते हैं। कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते हम। और मैंने जब बेटे पढ़ाना शुरू किया था ना, चलो एक नॉलेज के लिए बात बताता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं 2002 की। ये मेरा फर्स्ट ईयर था पढ़ाई का। 2004 में मैं पहली बार ASB में चला गया था। 25 साल की उम्र थी मेरी।
और मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बैठा था, पहली बार वहां मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था, और मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का मुद्दा उठाया था वहां। मैंने इनको बोला था तुम्हारा प्रोविजन ही गलत है, ये जो तुम रिवर्सल की बातें कर रहे हो ना करंट इन्वेस्टमेंट की, तुम्हारा एएस ही गलत है। वहां पे सब सीनियर मेंबर थे, हंसने लग गए, कहते पागल है क्या। मैं कहा मैं आपको प्रूव कर देता हूँ गलत है। कहते कैसे। मैंने बोला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर सेल हो जाती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैंने आज खरीदी है तो वो विद इन 12 मंथ्स बिक जाएगी। कहते हैं हाँ। तो मैंने बोला 12 महीने में बैलेंस शीट तो एक ही बार बनेगी, क्या बैलेंस शीट 2 बार बन सकती है 12 महीने में? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक डेट एक साल में 2 बार नहीं आती, तो 31 मार्च साल में एक ही बार आती है। अगर मैं 31 मार्च 2 बार लिखता हूं तो एक साल से एक दिन ऊपर चला जाएगा। कहते बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन बताओ, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है 12 महीने में वैल्यूएशन एक बार हो सकती है, तो आप वैल्यूएशन 2 बार कर कैसे सकते हो? पहले आपने 1 लाख का 80,000 किया, फिर आप उसको 1,20 बता रहे हो, तो दूसरी वैल्यूएशन आई कहां से? वैल्यूएशन होती है बैलेंस शीट डेट को। 12 महीने में बैलेंस शीट एक बार बनती है, तो आप ये दो दो वैल्यू कहां से ला रहे हो? 2 बार वैल्यू कैसे पॉसिबल है? रिवर्सल का पॉइंट ही गलत है तुम्हारा एएस के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का रिवर्सल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 महीने में बैलेंस शीट एक बार बनती है, दूसरी बैलेंस शीट आने से पहले पहले बिक जाएगी। आप खुद ही कह रहे हो। तो जिस चीज ने बिकी जाना उसकी सेकंड वैल्यूएशन कैसे करा रहे हो आप? ये बातें तो मैं अपने बचपन में करता था बेटे, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं सरकती। आज भी प्रोविजन वैसे ही चल रहा है, गलत सलत चीजें कई बार पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं उसी लिहाज से बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और दो दो वैल्यूएशन करा रहा है। वैल्यूएशन होती बैलेंस शीट डेट को है, तो इसका मतलब 2 बैलेंस शीट बन गई है। तो ये प्रोविजन फंडामेंटली गलत है। लेकिन आपको इतनी बात तो पता ही है, इंपेयरमेंट पढ़ के आए हो, कि जितना डाउन करते हैं उतना वापस जा सकते हैं। तो ढूंढ लो इसमें क्या कहते हैं। एट वट वैल्यू शुड इट बी रिकॉर्डेड एंड हाउ मच गेन विल बी क्रेडिटेड टू P&L। तो मैं ढूंढ देता हूँ, ये लो, ये रहा बी आंसर है इसका। 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं और 20,000 का गेन P&L में क्रेडिट कर सकते हैं। कहते हैं जी नो चेंज इज रिक्वायर्ड, नो, रिवर्सल तो बनता है, वैल्यू इंप्रूव हो गई है। ये कहता है 80,000 ही पड़े रहने दो ना, वैल्यू पहले कम हुई फिर बढ़ गई, तो रिवर्सल तो करना पड़ेगा। करंट इन्वेस्टमेंट 1,20 पे दिखा दो, नो, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर होता है। करंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड 120, नो, आगे चलो ही मत, कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। तो मैंने आपको बताया ना फंडामेंटली क्वेश्चन गलत है। पता नहीं यार अभी भी क्यों पढ़ा रहे हैं ये लोग। दुनिया कहां पहुंच गई, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच गई। जिंदल साहब की क्लासेस इंग्लिश में डब होनी शुरू हो गई, ये अभी उन्हीं चीजों में घूम रहे हैं। बताओ। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कहता है इसमें बताओ। क्या ऑप्शन है इसका? अरे ऑप्शन क्या रहेगा? बी। इसका ऑप्शन क्या था? सी बी, याद रखूंगा मैं, सी बी। इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज AS2, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कितने तरह के? वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल एक्चुअल के हिसाब से, फिक्स्ड रिकवरी चार्ट याद है ना, फ्लो चार्ट जो हमने क्लास में बनाया था। जैसे इसने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात की, मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट आ गया। इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट, ये भी लिखवाया था क्लास में। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आते, सेलिंग ओवरहेड नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं आता, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आती, एबनॉर्मल लॉस नहीं आता। 5 चीजें लिखवाई थी आपको, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज देम एज एन एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है, जो कॉस्ट में नहीं आएगा वो खर्चे में डाल देंगे। इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट, आपको यह बताना है कि नीचे बताए गए आइटम्स में से कौन सा ऐसा आइटम है जो
एक्सक्लूजन की लिस्ट में नहीं आता। मैंने आपको 5 चीजें बताई ना, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, एबनॉर्मल, स्टोरेज कॉस्ट और ब्याज, ये कॉस्ट में नहीं आते। आपको एक ऐसी चीज ढूंढ के बतानी है जो कॉस्ट में आती है। एबनॉर्मल लॉस, ये सही है जी, एक्सक्लूडेड का पार्ट है। स्टोरेज कॉस्ट, ये भी सही है जी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अच्छा मिल गया ना, ये देखो, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक ऐसा आइटम ढूंढ के बताओ जो एक्सक्लूडेड की लिस्ट में नहीं है। तो जो एक्सक्लूडेड की लिस्ट में नहीं है वो इंक्लूडेड की लिस्ट में, तो मटेरियल इंक्लूडेड में आता, बाकी तीनों एक्सक्लूडेड में। और आइटम ढूंढना था आपको, तो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये कॉस्ट में आता है। ऑड वन आउट। तो सी, बी एंड सी, सी बी सी, सी बी सी, ये एमसीक्यू बेटे आपके। एक बार तो सारे यस रिवाइज करा देते हैं एमसीक्यू के अंदर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, सब आपको पढ़ाया हुआ है, सिर्फ क्लास की नंबरिंग बतानी है मैंने। ये लो, लिस्ट बनी हुई है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म मेरा कराया हुआ है। आप क्लास बुक में जाओ और क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो, यही क्वेश्चन है आपका, वही 4 केस है। जो क्वेश्चन किया हुआ बेटे उसमें क्या मत्था मारना बताओ। ये आपका 1B है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पे है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बताना है, आपको क्लास बुक में जाना चाहिए। और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरा कराया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, ये आपका कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है बिल्कुल। क्लास बुक में जाओ और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरा करवाया हुआ है 14। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 का ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है ये। क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 46 डिक्टो क्वेश्चन है जी, मेरा करवाया हुआ है, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट नहीं लेते हम, सीधा कैश इनफ्लो आउटफ्लो लिखते हैं। ये इसका बी पार्ट है, इसमें पीसी निकालना है आपको। AS 14 का क्वेश्चन है, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 35, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 35 कट कॉपी पेस्ट मेरा करवाया हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगामेशन का। मैंने आपको अमेलगामेशन के 2 सेट दिए थे, एक रेगुलर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस में जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वालों में क्लास बुक का ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है। अमेलगामेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 18 सब करवाया हुआ बेटे आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 AS 21 होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6A, ये आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बताओ जी अमेलगामेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। तो चैप्टर की शुरुआत ही हम यहां से करते हैं। आप अपनी कॉपी खोलोगे, स्टार्टिंग में 3 डेफिनेशन लिखे मिलेंगे, वो यहाँ पे चिपका देनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और ये जो ऑप्शन मिली आपको ये वाली, ये मैं आपको चेक कराता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट देखो क्या है। नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, कुछ याद आया? 4 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा, कुछ याद आया? आपके सिलेबस का आखिरी टॉपिक, पहला चैप्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन AS, आखिरी चैप्टर
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें मैंने गोइंग कंसर्न, नॉट अ गोइंग कंसर्न, स्टडी मैट से कराया था। मैंने इसको अपनी क्लास बुक में भी नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली आपका स्टडी मैट खोला था, स्टडी मैट से वो सारा चैप्टर कराया था विद क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है आपका, आपकी कॉपी में नोट किया हुआ होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिए मैंने सारे बैच के, उसमें आप चेक कर सकते हो। ये बेटे इसका बी पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है। AS 15 का क्वेश्चन है, डिट्टो। वैसे तो स्टडी मैट का है, क्लास बुक में है, क्लास बुक का ये है क्वेश्चन नंबर 17, कट कॉपी पेस्ट, और ये है आपका ब्रांच का। क्लास बुक में जाओ, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, क्वेश्चन नंबर 61। बस फर्क पता है क्या है, यहां पे कर दिया 8000, हमारी बुक में है 800, यहां कर दिया 800, वहां है 80, 70, 280, एक जीरो बढ़ा दी बस इन्होंने, बाकी सब सेम है। तो ये बेटे आपका MTP है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आपने सब किया हुआ है, MCQ देख लेना बेटे आप। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। MTP 1 मैंने आपको एक बार गो थ्रू करके दे दिया है, MTP 2 जब आ जाएगा शेयर कर दूंगा आपके साथ।